आईवीएफ से लोग इसलिए डरते हैं बिकॉज अवेयरनेस नहीं है। एक तो उसका कॉस्ट ऐसा नहीं है कि हर कोई अफोर्ड कर पाता है। प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम तो गरीब में भी है, अमीर में भी है, बिल्कुल है। एवरीवेयर। मुझे वो शाहरुख खान वाला नाम तो सुना होगा, सिमरन वाला डायलॉग मारना है। अगर मुझे अकेले बैठ के ऐसे करना तो आई हैव लॉट ऑफ स्पेस। इवन द कोल्ड ड्रिंक्स, हमारे देश में या पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी चीनी का सोर्स स्पेसिफाई करना लॉ नहीं है। तो इवन अमेरिका में कोल्ड ड्रिंक्स में दे पुट कॉर्न सिरप एज अ शुगर। अब कई बार लोग बोलते हैं मुझे थायराइड है और इस वजह से मेरा वेट कम नहीं है। व्हेन यू गेट अ मेनोपॉज तो आपके बच्चे बड़े हो चुके हैं, आपका और हस्बैंड का रिलेशनशिप एक अलग लेवल पे है जहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बंटी हुई हैं, सब अपने उस पे और काम पे बच्चे लगे बड़े हो चुके हैं। यूर फ्री। फीमेल के लिए आईवीएफ ट्रीटमेंट के लिए जो अपर एज लिमिट है दैट इज 50 एंड फॉर द मेल इट्स 55। नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है एक नए पॉडकास्ट में, जो कि फिर से होने वाला है हेल्थ के बारे में। हेल्थ के बारे में मेन जैसा हमारा प्राइम फोकस है कि सबसे पहले हम जो बात कर रहे हैं फीमेल हेल्थ के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज हमारे साथ ट्राई सिटी की चंडीगढ़ में जिनका क्लिनिक है, डॉक्टर वंदना शर्मा हमारे साथ हैं, जिनका सेक्टर 46 में क्लिनिक है और जो लगभग 25 सालों से इस फील्ड में काम कर रही हैं और तरह तरह के पेशेंट्स का एक्सपीरियंस है उनके पास। तो आज हम उन्हीं से बात करने वाले हैं और हेल्थ के बारे में ये पॉडकास्ट होने वाला है। तो स्वागत है डॉक्टर वंदना आपका। तो शुरुआत हम ऐसे करेंगे कि आपके पास जैसे कि 25 साल का एक्सपीरियंस, मेरे हिसाब से बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है 25 साल का। तो मोस्ट कॉमन जो आपके पास फीमेल्स प्रॉब्लम लेके आती हैं, तो वो क्या प्रॉब्लम्स हैं आज की डेट में? जैसे हम मेनली हमने जो सुना है पीसीओएस, पीसीओडी, बहुत डिटेल में हमें नहीं पता, लेकिन फिर भी इस तरह की प्रॉब्लम, तो क्या यही प्रॉब्लम है या इस तरह की और भी कोई? Yes, PCOD is one of the main things for which females gynae के पास जाती हैं। ठीक है। It's one of the most common. पेशेंट्स को कई बार ये लगता है, कोई कहता है हमें पीसीओडी है, कोई कहता है हमें पीसीओएस है। एग्जैक्टली जब पीसीओडी 18th सेंचुरी में डायग्नोज हुआ पहली बार, इट्स बीन मोर देन 150 इयर्स एंड तब से इसका ऑनगोइंग एक हम रिसर्च या इसके बारे में और जान रहे हैं। तो अगर हम इसको आम भाषा में समझने की कोशिश करें तो अगर हम इसको वर्ड को देखते हैं तो P फॉर पॉली, दैट मीन्स मोर देन 4। C इज फॉर सिस्टिक, जिसे हम कहते हैं आम भाषा में कि रफोलियां होगी, सिस्ट जैसे जिसे हम कहते स्कैन में हैं। आता O है। इज फॉर द ओवरी, जो हमारा रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। ठीक है। जब ये डायग्नोस हुआ था तब इसको हमें ये लगा कि ये एक डिजीज है, क्योंकि इसमें देखा जाए कि कुछ सिम्टम्स थे जो लगा कि ये एक डिजीज है। ओवर द इयर्स ये पता लगा कि ये एक बीमारी नहीं है। ये डिफरेंट कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे वेट गेन हो गया, इनफर्टिलिटी हो गया, एक्ने हो गया, या चेहरे पे बालों का आना जिसे हम हिरुटिज्म कहते हैं, इनफर्टिलिटी की प्रेगनेंसी होने में दिक्कत होना, हार्मोनल इम्बैलेंस होना, डिले पीरियड्स होना, वेट गेन होना। उसके बाद से हम इसको पीसीओएस कहने लगे। तो पीसीओडी और पीसीओएस इंटरचेंज होने लग गए। तो फिर उसके बाद और रिसर्च हुआ तो हमें ये पता लगा कि बहुत पतली लड़कियों को भी पीसीओडी मिलता है। तो तब ये लगा कि फिर हर किसी में वेट गेन नहीं है, तो हम इसे पीसीओएम कहने लगे कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन मॉर्फोलॉजी। अच्छा, कि पीसीओएम मतलब एक नया आज की डेट में हम चीज इसको पीसीओएम कहते हैं। पहले हम पीसीओडी कहते थे, फिर पीसीओएस कहने लगे, फिर हम इसको पीसीओपैथोलॉजी कहने लगे, अब आज की डेट में हम पीसीओएम कहते हैं। बिकॉज इसमें हम लोग ये एक पहले शुरू में जब हमें लगा कि ये एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, कि आपका एंडोक्राइन सिस्टम का है। आज की डेट में हमें ये लगता है कि एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। और इसमें 1990 में इसका एक डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया के लिए तैयार हुआ कि इसमें ये सिम्टम होने चाहिए। तो आज की डेट में हम ये कहते हैं कि आपके अल्ट्रासाउंड पे आपकी ओवरी के आसपास मल्टीपल फॉलिकल्स नजर आने चाहिए, स्ट्रोमल इकोजेनिसिटी इंक्रीज होनी चाहिए और पेरिफेरल अरेंजमेंट होना चाहिए कि जैसे ये ओवरी है उसके आसपास ऐसे से बहुत सारे फॉलिकल्स आ रहे। जब पहले अल्ट्रासाउंड्स होते थे, आज से कई साल पहले, तो अल्ट्रासाउंड मशीन्स इतनी एडवांस नहीं थी। तब हम जो फॉलिकल्स देखते थे, फॉलिकल्स वो है चीज जिसमें एक एग, जैसे एक अंडा खोल में बंद होता है, ऐसे ही हमारी जो फीमेल एग है एक फॉलिकल के अंदर बंद होता है। तो जब हम पुरानी एडवांस में जो मशीन्स थी अल्ट्रासाउंड, उसमें हम फॉलिकल्स, जब नंबर ऑफ फॉलिकल्स काउंट करते थे वो 5-6 तो इसीलिए इसको पॉली बोला कि जब 4 से ज्यादा नजर आ रहे हैं तो आपका पॉलीसिस्टिक है। आज की डेट में जो अल्ट्रासाउंड मशीन इतनी एडवांस है कि हम एक ओवरी में 15 से 20 फॉलिकल्स काउंट कर सकते हैं। तो इसलिए आज की डेट में हम ये कहते हैं कि अगर किसी फीमेल में आपको अल्ट्रासाउंड पे 15 से 20 फॉलिकल्स, दैट मीन्स 30 to 40 फॉलिकल्स इन बोथ द ओवरीज,
और उसका पेरिफेरल अरेंजमेंट है, उसका स्ट्रोमल इकोजेनिसिटी इंक्रीज्ड है, तो उसको हम अल्ट्रासाउंड के ऊपर पीसीओएम बोलेंगे। प्लस इसमें आपका कुछ ना कुछ 1 to 2 सिम्टम्स, आपका चाहे वेट गेन है, चाहे आपका इनफर्टिलिटी है, और एक इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन रेजिस्टेंस आज भी हमारे डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया में नहीं है, बट इट्स वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, जो आपका हार्मोनल इम्बैलेंस की तरफ भी जाता है। फैटी लिवर भी इसमें आता है। तो पीसीओडी में बहुत सारे मल्टी फैक्टोरियल है, कुछ जेनेटिक फैक्टर भी है। ये आपकी स्लीप पे भी असर डालता है, ये आपके एयरवे पे भी, आपको स्लीप एपनिया जो रात को नींद नहीं ढंग से आती है उसमें भी आता है। इवन रिसर्च ये कहती है कि वो आपके हार्ट से भी रिलेटेड है। आपको जिनको पीसीएम है उनको डायबिटीज का भी उनमें होने का खतरा आम लोगों से ज्यादा रहता है। So you are more prone to being diabetic because you have insulin resistance. तो ओवरऑल इम्बैलेंस कर रहा है ये सब चीजों को। ओवरऑल इम्बैलेंस करता है, मल्टीपल फैक्टर्स है, बट ये हमने ओवर द इयर्स रिसर्च से देखा है, और अभी भी ये रिसर्च ऑनगोइंग है, बिल्कुल बिल्कुल। अभी भी ये खत्म नहीं हुआ है। लेकिन इसको लेके एवरीवन हैव, आज की डेट में हमें बहुत सारे यंग गर्ल्स में पीसीओएम मिलता है। रीजन बीइंग हमारा टेक्निक्स एडवांस है, हमारी अल्ट्रासाउंड मशीन्स एडवांस्ड है, हमारे ब्लड टेस्ट मार्कर्स बेटर हैं, वी आर मोर डायग्नोस करना थोड़ा इजी हो गया। तो इसलिए हमें लगता है हर लड़की में पीसीओडी है। पर उसको हम ट्रीट तब करते हैं अगर आपका मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी है, या आपका इनएबिलिटी टू कंसीव है, कि आपको प्रेगनेंसी होने में दिक्कत आ रही है, देन यू गो टू अ डॉक्टर एंड डॉक्टर डज सम टेस्ट इन अल्ट्रासाउंड एंड यू, हमें पता चलता है कि अच्छा ये पीसीओएम है, देन वी ट्रीट इट। तो इसका जो ट्रीटमेंट जब फिर हम करते हैं तो लाइफस्टाइल उसमें आता है, उसमें आपका एक्सरसाइज मॉड्यूल्स आते हैं, आपका स्लीप स्ट्रेटजीज आती हैं, आपका एक मल्टीपल फैक्टर्स आते हैं। तो ओवरऑल आपको लाइफस्टाइल इंप्रूव करने के लिए लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। तो आप जैसे कि सिर्फ एलोपैथी के सहारे ही इसको ट्रीट करती हैं, या फिर आयुर्वेदिक वो भी हेल्प भी लेती हैं? दोनों का ब्लेंड है ना आपका, शायद जो स्लोगन है वो भी क्लिनिक का यही है, ब्लेंडिंग एंशिएंट जेम्स विद मॉडर्न थेरापेटिक्स। ओके, तो मतलब ब्लेंडिंग है दोनों की, मॉडर्न और एंशिएंट जो थेरेपीज हैं, थ्योरीज हैं, उनका ब्लेंड करके ये कर रहे हैं। तो क्योंकि एंशिएंट साइंस तो हमारा बहुत एडवांस था, हम ये मानते हैं, और आज भी खैर हम रिसर्च कर ही रहे हैं। तो ये तो होगी पीसीओएम हो गया अभी। तो अब ये कॉमनली समथिंग वेरी सिंपल, अगर हम आम भाषा में कहें, अब पेशेंट्स कई बार हमारे पास आते हैं तो वो बोलते हैं कि उन्होंने 3 साल पहले स्कैन कराया और किसी ने बोला आपको पीसीआरडी है। ठीक है। तो सोचते हैं 3 साल बाद वो दोबारा स्कैन कराते हैं कि अरे शायद हमारा ठीक हो गया हो, या साल बाद कराते हैं। वो उन्हें ये लगता है कि दिस इज समथिंग कि अल्ट्रासाउंड पे ये ठीक हो जाएगा। दिस इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। इसको ठीक करने के लिए आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करना होगा, यू हैव टू एक्सरसाइज। पीसीओडी क्या है कि अगर सपोज, या पीसीओडी का अगर हम कहें कि इनफर्टिलिटी से क्या लिंक है, पीसीओडी में जब आपका, अगर इस चेयर पे मैं अकेले बैठी हूँ एंड मुझे वो शाहरुख खान वाला नाम तो सुना होगा, सिमरन वाला, दैट टाइप, वो डायलॉग मारना है, तो मुझे अकेले बैठ के ऐसे करना, तो आई हैव लॉट ऑफ स्पेस। ठीक है, अगर मेरे इसी जगह पे 2 लोग और हैं, 3 लोग और हैं, तब भी हम ऐसे कर, अगर यहाँ पे मैं 20 लोग इकट्ठा बिठा खड़ा कर दूं फिर तो और हम सबको हिलने की जगह नहीं होगी, तो वो कंजेशन हो जाएगा, सफोकेशन होगा। ठीक है। जब सफोकेशन होगा तो ओवरीज प्रॉपर अपना ओवल्यूशन, जिसे हम कहते हैं कि फॉलिकल से एग को रिलीज करना ताकि प्रेगनेंसी हो सके, ओके, तो वो चीज नहीं हो पाएगा बिकॉज द प्लेस इज क्रैम्ड, वो कंजस्टेड है। तो अगर ओवल्यूशन का लॉजिक ये है कि अगर आप मान लो मेरे सामने एक चेयर है और मैं ये बोलती हूँ कि जो भी 20 लोग हैं, सबका कैपेसिटी, सबका स्ट्रेंथ सेम है, और जो भी उस चेयर पे बैठेगा उसको आई विल गिव 1 मिलियन। तो चेयर पे कौन बैठेगा 20 में से? सबका पावरफुल, सबका स्ट्रेंथ सेम है, और आप उस चेयर पे बैठने के लिए किसी का सर फोड़ो, टांग तोड़ो, कुछ भी करो, तो कौन बैठेगा उस पे? बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अगर सबकी कैपेसिटी सेम है तो मुश्किल हो जाएगा। एग्जैक्टली, कोई भी नहीं बैठेगा। अगर एक ज्यादा ताकतवर होगा, बाकी 19 पे तो वैसे ही है ना, हाँ, तो सेम कोई टू भी सेम नहीं है, बैठेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो जब कोई बैठेगा ही नहीं तो ओवल्यूशन नहीं होगा। जब एग रिलीज नहीं होगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो पीसीओडी इसलिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो आपको उसके लिए मेहनत करना पड़ता है कि उसको आपके उसके सिम्टम्स जो हैं उनको आप सही तरीके से वो करो। ठीक है। तो इसमें आपका बेसिकली पीसीओडी की वजह क्या है कि आपको जो
ओवरीज है, ओवरीज को इंसुलिन चाहिए। जब हम इंसुलिन रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ओवरीज को अपना नॉर्मल फंक्शन करने के लिए इंसुलिन चाहिए। हमारे ओके, हर मसल को काम करने के लिए इंसुलिन चाहिए। इंसुलिन ठीक इज है। द बेसिक ऑफ एनर्जी। हाँ, इंसुलिन का हम हाँ, सिर्फ शुगर डायबिटीज के शुगर, हाँ, केस में ही सुनते हैं ना, लेकिन वो इंसुलिन। जरूरी है ना, आपको हाँ, एनर्जी के लिए वो चीज चाहिए। ठीक तो बात है। इंसुलिन जो है वो हमारे पैनक्रियाज बना रहे हैं। ठीक इफ्लेट्स है, ऑफ लैंगरहैंस पैनक्रियाज का एक पार्ट है जो इंसुलिन बनाता है। ठीक है। जो जब भी मसल्स को इंसुलिन की जरूरत है, तो मसल्स जो है वो ब्रेन को एक रिक्वेस्ट भेजते हैं। ब्रेन जो है वो बॉस है, वो अपने एसी चैम्बर में बैठा है, वो बॉस है। तो हम्म, मसल ने ब्रेन को एक भेजा रिक्वेस्ट कि मुझे इंसुलिन चाहिए। ठीक है, बॉस ने अपने एसी चैम्बर में बैठ के पैनक्रियास को ऑर्डर प्लेस किया, भैया इंसुलिन बना दो। ठीक है। सपोज 100 ग्राम्स ऑफ इंसुलिन बना। हम्म, इंसुलिन हमें चाहिए सोचने के लिए, चलने के लिए, खाना खाने के लिए, कुछ भी, हर जो चीज भी के लिए, एनर्जी बॉडी एनर्जी में लगनी जो है। भी है। तो 100 ग्राम्स ऑफ इंसुलिन सपोज बन गया। ठीक अब है, किसी भी वजह से आपका जो उसका यूसेज है वो कम हुआ और आपका सपोज 80 ग्राम्स यूज हो गया, 20 ग्राम्स बच गया। ठीक है। अब जिसमें इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं है, हम्म, नेक्स्ट टाइम जब उसको इंसुलिन चाहिए, तो मसल जो है उसको पता है कि 20 ग्राम्स पड़ा है, तो ठीक है, 80 ग्राम्स का रिक्वेस्ट भेजेगा। ठीक है। बट इंसुलिन रेजिस्टेंस में मसल्स दे फेल टू रिकॉग्नाइज द जो इंसुलिन ब्लड स्ट्रीम में घूम रहा है उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा है। ओके, ओके। तो वो फिर से 100 ग्राम्स का भेजता है। सपोज इस बार 40 ग्राम्स बच गया। अब वो जितना फ्रीली घूम रहा है इंसुलिन ब्लड स्ट्रीम में, वो कहीं ना कहीं तो जाके चिपकेगा। वो बिल्कुल। या तो जाके थायराइड पे चिपकेगा, बिकॉज ये ओके। HPA एक्सेस है, या तो वो थायराइड पे चिपकेगा जिससे हाइपोथायराइडिज्म या कोई भी थायराइड का डिसऑर्डर आएगा, या वो जाके ओवरी पे चिपकेगा। अब ओके। ओवरी को नॉर्मल इंसुलिन तो चाहिए अपना हम्म, काम करने के लिए, लेकिन अगर उसको हम पुश दे दें, हम उसको रेड बुल पिला दें कि, तो वो लाइक हाई एनर्जी, तो वो ओवर प्रोडक्शन में जाएगा। ठीक है। इस वजह से ज्यादा फॉलिकल्स बनेंगे। जब ज्यादा फॉलिकल्स बनेंगे तो वही सिचुएशन हो जाएगी। वो पूरा कंजस्टेड हो जाएगा ना। तो इस वजह से पीसीओडी और पीसीओएम इज रिलेटेड टू इनफर्टिलिटी इन अ वे। ओके। और ऑल्दो इट्स वेरी सिंपल कि अगर हमें इसको मैनेज करना है, तो हम्म, जो हमारा एक्स्ट्रा इंसुलिन बन रहा है ब्लड स्ट्रीम में, हमें उसको यूज करना है। ठीक है। इंसुलिन रेजिस्टेंस का भी एक यही फंडा है कि आपको वो जो एक्स्ट्रा इंसुलिन है उसको यूज करना है। यूज करना है, जितना आपका ठीक है। इनपुट है उसका आउटपुट। तो यू नीड टू एक्सरसाइज, यू नीड टू हैव अ हम्म, वॉक, अ रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी, ओके। रेगुलर आपका, यू नीड टू बी एक्टिव थ्रू आउट द डे। आज की डेट में हम ज्यादा मोबाइल्स पे हैं, आज की डेट में हम वी आर लेस ऑन एक्सरसाइज और लेस ऑन बिल्कुल, बीइंग बिल्कुल। एक्टिव। हर सारे चीज काम घर बैठे मशीनों ही हो से जाते है, हैं। हर चीज हम्म, ब्लैंकेट से है, गाड़ियों में जा रहे हैं, वी डोंट बिल्कुल, वॉक, बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। वी डोंट एक्सरसाइज, हम्म, एंड दैट इज नॉन नेगोशिएबल इफ यू नीड टू ओके। गेट प्रेग्नेंट। और जब आपका पीसीओएम या पीसीओडी पीसीओएस है, तो यू हैव अ, आपका बाकी लोगों से डायबिटिक होने का खतरा ज्यादा है। तो यू हैव टू बी ओके। मोर अवेयर ऑफ बीइंग एक्टिव। मतलब मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था, मतलब शायद एंड इट्स कितने वेरी लोग ये सिंपल, सोच इट्स पाते हैं वेरी कि सिंपल कि आपको कहाँ से सिर्फ वॉक ही कनेक्शन तो कहाँ करना है। है। नहीं, कनेक्टिविटी भी मैं ये देख रहा हूँ कि पीसीओएस पीसीओडी की कनेक्टिविटी जो है आपकी इंसुलिन से हाँ, वो लेकर, इंसुलिन से रिलेटेड और है। मतलब उसकी इंसुलिन वजह से रेजिस्टेंस और डायबिटीज। इंसुलिन इनसेंसिटिविटी, कि आपके हम्म, मसल्स आपका वो जो एक्स्ट्रा इंसुलिन घूम रहा है उसको नहीं पहचान रहे हैं। अब कई बार हम्म, लोग बोलते हैं मुझे थायराइड है और इस वजह से मेरा वेट कम नहीं होता, या मुझे हम्म, पीसीओडी है इस वजह से मेरा वेट कम नहीं होता। ठीक है। वो ये भूल जाते हैं कि उसका बेस जो है इंसुलिन रेजिस्टेंस। यू नीड टू बी एक्टिव, यू नीड टू बी मूविंग। आपका हम्म, टमाटो सॉस बंद करो, आपके बिस्किट, बिस्किट कितना भी महंगा है, कितना भी अच्छा है, कितना भी ब्रांडेड है, बिस्किट इज अ जंक फूड, रस हम्म, इज अ जंक फूड, टमाटो केचप इज अ जंक फूड। जितनी हम वो बाहर जाके सॉसेस, तंदूरी एंड ऑल दैट, हाँ, 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 दैट्स बिल्कुल, ऑल बिल्कुल। जंक फूड, लेकिन वो स्वाद है। स्वाद के तो लिए, हाँ। तो इस वजह टेस्ट से के लिए। वो टेस्ट के लिए खा रहे हैं, वो हाँ। हम उसलिए नहीं खा रहे क्योंकि हमें लगता है कि वो सही है, वो इजी है। ब्रेड हम्म, खाना लोगों को, लोग बीमार होते हैं तो लोगों को लगता है नहीं हम ब्रेड खा लें, वो ब्रेड हल्का खा खाना रहे हैं, है। हाँ। ब्रेड हल्का खाना नहीं है। ब्रेड ऑलवेज हैव मैदा, मैदा इज नॉट बैड, अ, बट रोटी इज बेटर और राइस इज बेटर। खिचड़ी, हमारा जो
नॉर्थ इंडिया का स्टेपल डाइट इज दाल चावल एंड खिचड़ी। खिचड़ी, बिल्कुल बिल्कुल तो सबसे अगर आप बीमार हो तो यू शुड बेटर गो फॉर अ खिचड़ी, नॉट फॉर अ ब्रेड। ब्रेड या फिर रस खा लेंगे, रस चाय में खा लें, रस खा हाँ। लेंगे। आप डायबिटिक हो, आप चाय फीकी ले रहे हो, लेकिन आप साथ में एक बिस्किट ले रहे हो, वो मैरी का है, या वो आप रस ले रहे हो लेकिन हाँ चाय हाँ हाँ फीकी ले रहे हो। इससे अच्छा आप चाय में चीनी डाल लो। बिल्कुल चीनी बिल्कुल। कल्प्रिट नहीं है, शुगर इज कंसिडर्ड अ सुपर फूड। चीनी कल्प्रिट नहीं है, लेकिन शुगर जो है, चीनी गन्ने से बने, गन्ने से गुड़, गुड़ से शक्कर, शक्कर से चीनी। बिल्कुल। चीनी जो बुरा है वो चीनी है जो चीनी कॉर्न सिरप से बनता है, जो बीट शुगर से बनता है, जो इंडस्ट्रियल है, जो जीएमओ है, जेनेटिकली मॉडिफाइड है, इंडस्ट्रियल प्रॉफिट्स के लिए है। गन्ने से बना हुआ चीनी बुरा नहीं है, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड बुरा है। तो घर का चाय का चीनी वो ओके, खीर का चीनी वो ओके, हलवा का चीनी वो ओके, लेकिन जो आपका केक, पेस्ट्रीज, केलॉग्स का सीरियल फूड्स, हाँ इस तरह के जो प्रोसेस्ड जो फूड है, हो गए या हाँ, फिर इवन द कोल्ड ड्रिंक्स, हमारे देश में या पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी चीनी का सोर्स स्पेसिफाई करना लॉ नहीं है। बिल्कुल। तो इवन अमेरिका में कोल्ड ड्रिंक्स में दे पुट कॉर्न सिरप एज अ शुगर, क्योंकि कॉर्न जो अमेरिकन कॉर्न है उस पे सब्सिडी मिलता है। अमेरिकन कॉर्न इज जेनेटिकली मॉडिफाइड टू हैव मोर ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रॉफिट्स, तो दैट्स प्रॉफिट्स। तो वो सिर्फ एक मेक्सिको ऐसा कंट्री है जो अपने कोल्ड ड्रिंक में एक्चुअल में चीनी डालता है। तो मैक्सिकन्स जो हैं, दे विल गो फॉर द लोकल ब्रांड। अगर हम ये बोल रहे हैं कि शुगर इज नॉट द क्रिमिनल, दैट डजंट मीन कि आप कितना भी शुगर ले लो। हाँ आपको कहीं शुगर आपकी का, कोई बात सुने और कही हाँ, शुगर इज नॉट अ नहीं, क्रिमिनल, तो शुगर इज सब नॉट द कल्प्रिट, बट आपको उसका इनटेक कितना है वो आपके एक्टिविटी लेवल पे, आपका बॉडी कंपोजिशन पे, आप कितना वर्कआउट करते हो, उन सारी चीजों पे डिपेंड करता है। करेगा। तो आपको वो अपने हिसाब से एडजस्ट, इसका कोई फिक्स्ड रूल नहीं है, आपको अपने हिसाब से एडजस्ट करना होगा। ठीक है, तो बट एक्सरसाइज इज नॉन नेगोशिएबल, हाँ वॉकिंग इज नॉन नेगोशिएबल। If you want to get pregnant, if you want to have regular periods, that's non-negotiable. मतलब वर्कआउट, फिजिकल वर्कआउट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जैसे जिन यंग गर्ल्स में पीसीओडी या पीसीओएम या पीसीओएस है, उनमें पीरियड्स में पेन रहता है, डिलेड पीरियड्स हैं, तो उनमें हम उन्हें बोलते हैं कि यू नीड टू हैव बनानास, लाइक 10 दिन पहले, पीरियड से 10 दिन पहले you can start having bananas, that's a good source of iron. आप सोक्ड मुनक्का, केसर या भीगे हुए बादाम लेना शुरू करो। एक हम आसन कहते हैं जिसे सप्तबद्ध कोना आसन कहते हैं, काइंड ऑफ एडवांस बटरफ्लाई पोज। तो आप उसको करते हैं, वो आपके पेल्विक फ्लोर के मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाता है। एंड यू अगर आप रेगुलर इस चीज को करते हो तो आपका पीरियड्स में पेन, आपका क्रैम्पिंग, ये सब ठीक होता है। ठीक, यू शुड बी टेकिंग मोर ऑफ रूट वेजिटेबल्स, ठीक है, बनानास, केसर। ओके, मतलब फ्रूट्स और सैलेड, कुछ ग्रीन सैलेड, इस तरह की चीजें भी ठीक रहती हैं। सब कुछ ठीक है, द मेन चीज है कि आपका फाइबर कितना जाता है। ओके, फाइबर अच्छा होना चाहिए। इंडियन पॉपुलेशन इज नॉट दैट मच डेफिशिएंट इन प्रोटीन बिकॉज हम दूध दही का कंट्री है। मोस्ट ऑफ द हम दालें खाते हैं, हम दूध दही, अनलेस एंड अनटिल यू आर अ वीगन, कि आप दूध या दूध से बने प्रोडक्ट्स नहीं लेते हो। तो अगर हम दूध, दही, लस्सी, पनीर ये सब ले रहे हैं, घी ले रहे हैं, तो इंडियन पॉपुलेशन फाइबर में डेफिशिएंट है। इसी वजह से डायबिटीज है, इसी वजह से हार्ट प्रॉब्लम्स है, इसी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस है, क्योंकि हम फाइबर कम ले रहे हैं। वी आर मोर इनटू जंक फूड बिकॉज दैट्स इजिली अवेलेबल, दैट्स सस्ता। बिल्कुल तो बिल्कुल, वो सस्ते पे वो एक प्लेट मोमोज की आ जाती है, तो उनको लगता है अब अगर कुछ फ्रूट 1 किलो सेब खरीदने से वो बहुत बेटर महंगा है, लगता है सेब। वो सस्ता है, मोमोज या बर्गर्स खाना सस्ता है। तो जितनी यंग पॉपुलेशन पीजीज में रहने वाली ये यंग पॉपुलेशन, दे आर मोर इनटू जंक बिकॉज दैट्स इजिली अवेलेबल। उसमें आपको मेहनत नहीं करना, मार्केट से गया, खरीदा, ऑर्डर दिया, पैसे दिए, खरीदा। घर पे खाना बनाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा ना, सब्जी लाना पड़ेगा, खुद से मेहनत करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। इसीलिए हमें पीसीओएस, पीसीओएम हमें यंग +1 +2 वाली गर्ल्स में हमें ज्यादा मिलता है बिकॉज उनका सिटिंग ज्यादा है और खाने का शेड्यूल नहीं है। तो उनमें दिक्कतें इसलिए आती है, वी नीड टू हैव फिक्स्ड मील टाइमिंग्स, फिक्स्ड स्लीप टाइमिंग्स।
हर किसी को ट्राई करना चाहिए कि यू शुड स्लीप बाय 10 और 4. Okay. Even if when you are trying to get pregnant, you should be sleeping by 10. You need to Okay. have fixed wake up time, fixed meal timings, fixed हम्म sleep timings, and be regular on your walk. Even simple walk. अब कई बार लड़कियां बोलती हैं हमारे पास वक्त ही नहीं है वॉक करने का. तो आप वॉक करने पार्क में नहीं जा सकते हो, आप अपनी बालकनी में कर लो, घर की छत पे कर लो. अगर वो भी नहीं कर सकते तो यू कैन डू ऑन द स्पॉट वॉकिंग. आप एक ही जगह पे खड़े होके वॉक कर रहे हो, सामने टीवी चला लो, आप हाँ बिल्कुल, वॉक खड़े खड़े कर खड़े सकते खड़े हो. कर सकते हैं उसमें सिर्फ बिल्कुल. आप आगे नहीं चल रहे हो. आगे जब आप सड़क पे चलते हो या पार्क में चलते हो तो आपको फ्रिक्शन से यू गेट मोर ऑफ बेनिफिट फ्रॉम इट. बट स्टिल समथिंग इज बेटर देन नथिंग. आप ऑन द स्पॉट वॉकिंग कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है. बट यू दैट इज नॉन नेगोशिएबल. तो एक्सरसाइज बहुत जरूरी है. और हर तो किसी के लिए. हाँ, हर किसी के लिए. वैसे तो सिर्फ ये प्रॉब्लम वाले लोगों को नहीं, सबके लिए एक्सरसाइज जरूरी है. और जैसे कि हम बात कर रहे थे प्रेगनेंसी से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं, तो क्या जो बेस्ट एज मानी जाती है प्रेगनेंसी के लिए, कौन सी ऐसी एज है कि जिसमें प्रेगनेंसी के चांस जो हैं वो सबसे ज़्यादा होते हैं, या अच्छी एज जिसे मानते हैं प्रेगनेंसी के लिए? ओके. जब एक फीमेल का बर्थ होता है, एट द टाइम ऑफ बर्थ हर फीमेल में 1 to 2 मिलियन ऑफ फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं. ये सारे के सारे फॉलिकल्स जिनमें एक एग है फीमेल, वो सारे के सारे एट द टाइम ऑफ बर्थ हो जाते हैं. ओके. ठीक है. विद एज वो डिक्लाइन करते हैं. लाइक बाय द एज व्हेन यू आर इन 20s तो वो सिर्फ 4 लाख रह जाते हैं. वो इतना रैपिडली डिक्लाइन करते हैं. और जब तक आपका एज 35 के आसपास आता है तो दे आर जस्ट 25,000. तो 35 साल में वो 2 मिलियन से 25,000 पे आ जाते हैं. विद एज इसी को हम AMH कहते हैं, एंट्रल आपका फर्टिलिटी कोशेंट. ओके. लेकिन वो विद एज डिक्लाइन करता है. तो प्रेगनेंसी के लिए जब हम पुराने टाइम पे करते थे तब ये होता था कि लड़कियां इतना पढ़ती नहीं थी. पीपल यूज टू गेट मैरिड एट द एज ऑफ 20, 22, 23. लेकिन आज की जो जनरेशन है, they want to be financially independent, they want to be prepared, emotionally prepared for the baby. तो वो प्रेगनेंसीज लेट होती हैं बिकॉज वो ये चाहते हैं कि हम फाइनेंशियली स्टेबल हो जाए, हम इमोशनली प्रिपेयर्ड हो, हम बच्चे को संभालने के लिए ठीक हो, एंड हमारा कैरियर एक हो जाए. तो ज्यादातर प्रेगनेंसीज लेट होती है. बच्चों की शादी ही लोग 28-30s में शादी करते हैं. बिल्कुल बिल्कुल. बट विद एज आपका AMH लेवल ड्रॉप करता है, आपका फॉलिकल काउंट ड्रॉप करता है. इसको हम एंट्रल फॉलिकल काउंट करते हैं, जो नॉर्मली हम पीरियड्स के डे 2 पे टेस्ट करते हैं. जब किसी का इनएबिलिटी टू कंसीव होता है उसके लिए हम टेस्टिंग करते हैं. ओके. द नंबर ऑफ एंट्रल फॉलिकल्स बताता है कि आपका फर्टिलिटी क्वोशिएंट क्या है, या आपको कितनी जल्दी अपना प्रेगनेंसी प्लान करना चाहिए. तो यूजुअली हम पेशेंट्स को ये एडवाइस करते हैं कि आपको जब भी प्लान करना है तो हैव अ बेसिक वर्कअप, कि आप अपना फर्टिलिटी क्वोशिएंट देखो, अपना AMH लेवल देखो, उसके हिसाब से डिसाइड करो. आपका इमोशनली प्रिपेयर होना, आपका फाइनेंशियली स्टेबल होना बच्चा पैदा करने से पहले इज इम्पॉर्टेंट. बट उसके साथ साथ आपका मेडिकली ये जानना कि आपका प्रेगनेंसी के लिए राइट एज क्या है. बिल्कुल बिल्कुल. तो आप उसके हिसाब से बेसिक वर्कअप करो कि आप में कोई दिक्कत तो नहीं है. अगर नहीं दिक्कत है, यू कैन टेक योर टाइम. ठीक है. ठीक है. बिकॉज यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड. वी नीड टू हैव गुड प्रेगनेंसीज, और हम बच्चों को अच्छे से हम परवरिश कर सके. लेकिन उसके लिए हमें अपना मेडिकली आपका एज भी देखना है. इसी वजह से आजकल एक सोशल फ्रीजिंग चल रहा है. उसमें क्या होता है कि लड़कियां क्या कर रही हैं कि व्हेन यू आर 20-25, जब आपका फर्टिलिटी जो है पीक पे, बिटवीन 20 and 30 यू आर एट द पीक ऑफ योर फर्टिलिटी. ओके. तो उसमें जो IVF सेंटर्स है, दे टेक आउट द एग्स और उसको हम प्रिजर्व कर देते हैं फॉर द नेक्स्ट 10 years और so, जब तक आपको करना है, ताकि अगर आप 35 पे जाके भी आप प्रेगनेंसी प्लान करते हो तो यू कैन यूज दोज एग्स. बिकॉज वो एग्स का जो एज है वो इस समय वो 20 years या 25 years वाला है, पर आपका एज चाहे बायोलॉजिकल आप 35 के हो, बट आपका एग्स आर बेटर क्वालिटी. बिकॉज एज के साथ साथ एग्स का जो नंबर ऑफ एग्स एंड क्वालिटी ऑफ एग्स डिक्लाइन करता है. ठीक है. एंड आफ्टर 37 बहुत जल्दी से ड्रॉप करता है. इसीलिए जब आपका एज जितना ज्यादा होता है, आपका प्रेगनेंसी होना उतना ही मुश्किल हो जाता है. तो प्रेगनेंसी के लिए राइट एज इज अ पर्सनल थिंग. इट इज सब्जेक्टिव. ठीक है. इट डिपेंड्स ऑन योर हेल्थ, कि आपके हेल्थ पैरामीटर्स क्या है, आपका जेनेटिकली आपका फैमिली में कोई डायबिटिक है, आपके फैमिली में, क्योंकि जितना एज ज्यादा होगा,
हम नॉर्मली ये कहते हैं कि 30 साल का उम्र होने से पहले आपका एक बच्चा हो जाना चाहिए, फर्स्ट प्रेगनेंसी, एंड बाय द एज 35 यू शुड कंप्लीट योर फैमिली, बिल्कुल ठीक बिकॉज है। आफ्टर 35 आपका एग काउंट भी कम हो रहा है, आपका एग का क्वालिटी कम हो रहा है, और हस्बैंड का एज भी उससे ज्यादा होगा तो उसका बिल्कुल स्पर्म हाँ क्वालिटी उसका काउंट होगा, क्वालिटी कम बिल्कुल होगा, बिल्कुल एंड उसकी वजह से आप में डायबिटीज, हाइपरटेंशन या हाई रिस्क कॉम्प्लिकेशंस आने का खतरा बढ़ जाता है। दैट्स नॉट बिकॉज ऑफ द प्रेगनेंसी, दैट्स बिकॉज ऑफ योर एज। बिल्कुल। बट ये बात डिपेंड करता है कि आपका हेल्थ पैरामीटर्स, या आप कितना एक्टिव हो, कितना आपका डाइट अच्छा है, आपका लाइफस्टाइल, आपका स्लीप, आपके रिलेशनशिप, आपका इमोशनल स्टेबिलिटी, या आपका मेंटल स्ट्रेंथ, वो सब कितना अच्छा है। ठीक है। कई लोग ऐसे भी हम देखते हैं जो 42 पे बच्चा पैदा करें एंड स्टिल दे आर हेल्दी, उनका बच्चा भी बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। they fall into the high risk category because of the age, but not because of their health. They are active, they are healthy, they are going to the gym, उनका strength training, उनका weight training अच्छा है। अच्छा और कई 20 साल पे भी ऐसे होते कि प्रेग्नेंट हुए और they won't move, कि अब मैं प्रेग्नेंट हूँ, I won't move, तो उनको हम समझाते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो, बीमार नहीं हो, सही you can walk, you can exercise, पर ऐसा नहीं आप करोगे कि अब प्रेग्नेंट हो और पहले मैंने कभी रनिंग नहीं किया और मैं प्रेग्नेंट हुई तो हेल्थ इशू, मुझे लगा कि नहीं अब मुझे हेल्दी होना है, सडन कुछ तो ऐसा मैं कर लिया, सडनली रनिंग करना शुरू कर दूं, वो रिस्की हो जाएगा। अब लोग जैसे करीना कपूर या जितनी सेलिब्रिटीज है वो बोलते हैं कि वो प्रेग्नेंट हुई, बच्चा पैदा किया, 6 महीने के बाद दे आर बैक टू दैट सेम फिगर, पर वो 6 महीने का मेहनत नहीं होता, वो पिछले 10 साल का मेहनत होता है, वो पुराना मेहनत भी होता है उसमें। उनका बॉडी बहुत जल्दी अडाप्ट करता है बिकॉज दे आर गुड ऑन एक्सरसाइज, दे आर गुड ऑन डाइट। वो बहुत पहले से वो करते आ रहे हैं। आपको 6 महीने का नजर आ रहा है कि अरे उसने तो 6 महीने में वेट लॉस कर लिया प्रेगनेंसी के बाद, मेरा तो जा ही नहीं रहा, मेरा तो वेट वैसा का वैसा ही रह गया। ठीक बात है। बट लोग डिलीवरी के बाद खाना पीना बेहतर हो जाता है कि बच्चे के लिए कर रहे हैं, या प्रेगनेंसी में बेहतर हो, वो घर वाले भी ज्यादा खिलाते हैं। प्रेगनेंसी में उनको ये लगता है कि मुझे बच्चे के लिए खाना है, खुद के लिए वो अच्छा नहीं खाएंगे लेकिन बच्चे के लिए खाएंगे, तो अच्छा खा लेंगे, लेकिन खाना खुद के लिए अच्छा खाना चाहिए ना, तो वो प्री प्रेगनेंसी भी प्लानिंग होना चाहिए। तो बाद में अगर आपका वेट लॉस होता है तो वो आपका, एंड मोर ओवर वेट लॉस इट्स अ वेरी ट्रिकी थिंग, वी नीड टू अनलर्न द वर्ड वेट लॉस। जो आपका मशीन पे वेट नजर आता है वो वेट सिर्फ आपका फैट का नहीं है, वो आपका बोन का वेट है, आपका ब्लड का, आपका ओवरऑल वेट है। बिल्कुल, वेइंग मशीन डजंट डिफरेंशिएट कि ये तुम्हारा हड्डी का वेट है, ये तुम्हारा मसल का वेट है, ये तुम्हारा फैट का वेट है, ये तुम्हारा पानी का वेट है। बिल्कुल, वो एक कंबाइंड वेट है। तो वी नीड टू अनलर्न द वर्ड वेट लॉस, वी नीड टू लर्न द वर्ड मसल गेन। विद एज इन मेल एंड फीमेल्स, विद एज आपका मसल लॉस होता है, इसी को हम एजिंग बोलते हैं। इसीलिए जो ओल्ड पीपल है उनका लाइक एजिंग की वजह से मसल लॉस, दे गेट वीकर, उनका स्किन का लटकना या बैलेंस झुर्रियां, दैट इज मसल लॉस। तो मसल लॉस हमें मसल गेन करना है विद जो एज के साथ लॉस होता है। तो अगर हम मसल गेन पे ध्यान देते हैं तो हमारा लाइफस्टाइल वैसे, तो मसल गेन के लिए हमें we need to be doing weight training, like the dumbbells या gymming should be weight training, जो हम डम्बल्स उठा के करते हैं, that should be compulsory for girls in school। अच्छा, लेकिन लड़कियां नहीं करती, लड़के जो जिम में डम्बल्स बना के मसल बनाते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है, बट एज कंपेयर टू लड़कियां उनके लिए कम इम्पोर्टेंट है। लड़कियों को मसल गेन ज्यादा करना चाहिए, बिकॉज अगर आप मसल गेन करते हो आपका स्ट्रेंथ बनता है, डॉलेज वाले नहीं बनाने उसी, बट वी नीड इट फॉर, बिकॉज हमारा पीरियड्स का जब मेनोपॉज आएगा तो हमारा मसल लॉस बहुत जल्दी होता है। अच्छा, तो आपका मसल लॉस इज रिलेटेड टू योर मेनोपॉज। ठीक है, तो अगर आपको पहले से आदत है, यू कैन स्टार्ट वेट ट्रेनिंग एट एनी एज, द सूनर द बेटर, इट्स नेवर टू लेट, बट जितना जल्दी शुरू करते हो आप उसका बेनिफिट ज्यादा आपको आता है, आपका एजिंग स्लो डाउन होता है, तो उतना आपका लाइफ का क्वालिटी अच्छा होता है, उतना आपका ओवरऑल हेल्थ का क्वालिटी इंप्रूव होता है। यू आर लेस प्रोन टू बीइंग डायबिटिक बिकॉज यू हैव गेन्ड मसल एंड यू हैव टू मेंटेन दैट। मसल वेट गेन करना इम्पोर्टेंट है। मसल वेट गेन करना। तो इसमें से जैसे अब मेनोपॉज वाली बात आई है तो ये एक टॉपिक रह गया था, ये भी खैर हर एक फीमेल की लाइफ में ये स्टेज भी आनी ही आनी है, एंड मेनोपॉज इज नथिंग टू बी फियर्ड ऑफ।
हाँ, यही मेरा सवाल था कि डर जाती हैं लेडीज की, पता नहीं क्या हो जाएगा। जाते हैं, उनको ये लगता है कि मेनोपॉज आएगा तो मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, मुझे झुर्रियां पड़ जाएंगी, मैं मोटी हो जाऊंगी, मेरे घुटनों में कुछ हो जाएगा, मुझे नेचर चेंज हो जाएगा, चिड़चिड़ापन आ जाएगा, वो सब। मेनोपॉज इज समथिंग, इफ यू लुक एट, आई थिंक मेनोपॉज इज अ ब्यूटीफुल थिंग। व्हेन यू गेट अ मेनोपॉज तो आपके बच्चे बड़े हो चुके हैं, बिल्कुल ठीक है, आपका और हस्बैंड का रिलेशनशिप एक अलग लेवल पे है, जहाँ पे यू आर नॉट नीडिंग अटेंशन ऑल द टाइम, जो नई नई शादी में होता है कि हर वक्त वो, इट्स नाउ यू आर वॉकिंग पैरेलल, बीइंग फ्रेंड्स, लाइक वॉक पैरेलल वॉक कर रहे हो, एंड यू आर देयर फॉर ईच अदर, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बंटी हुई हैं, सब अपने उस पे काम पे लगे, बड़े हो चुके हैं, यू आर फ्री। अब मेनोपॉज हो गया तो आपको प्रेगनेंसी होने का डर खत्म हो गया, तो यू कैन एंजॉय द लाइफ मोर। मेनोपॉज इज नॉट समथिंग टू बी फेयर्ड अबाउट, मेनोपॉज इज अ डिफरेंट स्टेट, अ एडवांस स्टेट। तो मेनोपॉज का मतलब है आप उस समय, आपका शादी को कुछ साल हो चुके हैं, आपके बच्चे बड़े हो चुके हैं, जो इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, यू डोंट नीड टू क्रिब ओवर योर चिल्ड्रन कि बच्चे ने ये खाया, बच्चे ने वो खाया। बच्चे ज्यादातर टीनेजर हैं या उससे ऊपर है, कॉलेज है, उनका अपना एक इंडिपेंडेंट लाइफ है, और आपका हस्बैंड और आप ऐसे पैरेलल चल रहे हो, यो आपकी अपनी हॉबीज है, अपना एक फ्रेंड सर्कल है। नाउ यू कैन फोकस ऑन योरसेल्फ, ऑन योर वेट ट्रेनिंग, ऑन योर वॉकिंग, ऑन योर मेडिटेशन, अपना फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना, तो यू हैव मोर टाइम ऑन योर हैंड्स, यू हैव मोर ऑफ योरसेल्फ, तो यू कैन लिव योर लाइफ मोर। तो मेनोपॉज इज समथिंग अ गुड थिंग, it's not to be feared about, but with menopause you need to stress more about eating good fiber, early sleep, going for walks, spending time on your hobbies, cultivating new interest, या आप अपनी हेल्थ पे join a gym, योगा, whatever suits you। ये जरूरी नहीं कि हर किसी के लिए रनिंग सूट करे, हर किसी को योगा अच्छा लगे, किसी को योगा ज्यादा फायदा करता है, किसी को रनिंग, किसी को वॉक, किसी को साइकिलिंग, किसी को स्विमिंग, हर किसी के बॉडी के हिसाब से अलग चीज है। तो मेनोपॉज इज अ टाइम you have time for yourself, you need to live for yourself। तो मतलब इस मेनोपॉज हो गया तो इसका मतलब ये है कि उसके बाद प्रेगनेंसी नहीं होगी, और बाई चांस कोई अगर चाहता है कि वो तब तक कंसीव नहीं किए हैं या जिनके बच्चे नहीं हैं और मेनोपॉज हो गया, तो तब भी क्या प्रेगनेंसी पॉसिबल है? आज के टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस है, अगर आपका मेनोपॉज तक किसी वजह से आपका मेनोपॉज अर्ली हो गया, सपोज यू हैव योर मेनोपॉज बाय 42 43 व्हिच इज अ अर्ली मेनोपॉज, बट स्टिल यू हैव इट, एंड यू मैरिड लेट एंड आपने बच्चे नहीं किए एंड यू हैव योर मेनोपॉज, तो आपको फिर भी प्रेगनेंसी करना है, देयर्स वेयर टेक्नोलॉजी कम्स, तो वी हैव IVF ट्रीटमेंट्स, ठीक है, दैट इज इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो प्रेगनेंसी पॉसिबल है आफ्टर मेनोपॉज, उसमें आप या तो दो तरीके कि आपने पहले से सोशल फ्रीजिंग कर रखा, अपना एग फ्रीज है जो आप बाद में यूज कर सकते हैं, ठीक है, या यू कैन हैव, अगर आपकी ओवरीज जो आपका एंट्रल फॉलिकल, हमें कुछ एग्स मिलता है, वी कैन गो फॉर द IVF ट्रीटमेंट, और अगर आपका हमें एग काउंट मिलता है, आप सेल्फ के साथ कर सकते हो। अगर किसी वजह से आप सेल्फ नहीं कर रहे हो, यू कैन हैव अ डोनर एग्स फ्रॉम अ बैंक एंड यू कैन हैव इट अ प्रेगनेंसी। और मेनोपॉज के आसपास भी हम प्रेगनेंसी कर सकते हैं, पर IVF ट्रीटमेंट्स के लिए जो लॉ है इंडिया में, वो ये कहता है कि फीमेल के लिए IVF ट्रीटमेंट के लिए जो अपर एज लिमिट है दैट इज 50 एंड फॉर द मेल इट्स 55। तो मेनोपॉज के बाद आप IVF से बच्चा कर सकते हो, बट उसके लिए आपका एज बिलो 50 होना चाहिए। ओके। और जो मैं बात कर रहा था कि मेनोपॉज होने से क्या नेचर में चेंजेस आते हैं, जैसे चिड़चिड़ापन और ये सब चीजें, ये फर्क पड़ता है क्या? वो फर्क पड़ता है कुछ हद तक, बिकॉज sometimes females are so obsessed with taking care of the home, taking care of the kids, तो जब आप जितना आपका एज होता है वो अपनी हॉबीज कई बार डेवलप नहीं करते। सम इवन कुछ वुमेन बहुत ब्यूटीफुली मेनोपॉज में स्टेप इन करती हैं बिकॉज दे थिंक दैट इट्स टाइम फॉर देयर ओन सेल्फ, लेकिन कईयों को लगता है एम्प्टीनेस सिंड्रोम कि बच्चे अब बड़े हो गए, बच्चे अपने दोस्तों के साथ जा रहे हैं या बच्चे कॉलेज चले गए और उनके पास करने को कुछ नहीं है, बिकॉज सारी जिंदगी उन्होंने सिर्फ परिवार के लिए किया, खुद के लिए कुछ किया नहीं। तो ये साइकोलॉजिकल ज्यादा है, साइकोलॉजिकल, अदरवाइज क्योंकि उनको लगता है अब मैं क्या करूं, अब बच्चों के पास मेरे लिए टाइम नहीं है, पति के पास मेरे पास, क्योंकि पति भी तो एज कर रहा है ना। बिल्कुल तो पति के इंटरेस्ट और उम्र के साथ साथ हर इंसान के, मेल और फीमेल, उनके शौक, उनकी आदतें, सब कुछ बदलता है। एवरी 5 years आपका पूरा थिंकिंग प्रोसेस बदलता है। आज से 5 साल पहले जो तुम सोचते थे, जो बिलीव करते थे, वो आज बदल चुका है बिकॉज यू हैव इवॉल्व्ड। एवरी फीमेल ऑल्सो इवॉल्व।
तो आपकी आदतें, आपके शौक, आपका खाना पीना सब कुछ बदलता है, सब कुछ आपका बदल डाइजेशन बदलता है, और मेनोपॉज के साथ आपके हार्मोन्स बदलते हैं। हम्म मेनोपॉज का मतलब है कि आपकी ओवरीज एस्ट्रोजन बनाना बंद करती है। एस्ट्रोजन इज द थिंग जो हमारा रिप्रोडक्टिव साइकिल या हमारे पीरियड्स को रेगुलेट करता है। ठीक है। इवन हमारा जो जब मेनोपॉज पूरी तरह ओवरीज धीरे धीरे कम करती है, आपका एस्ट्रोजन ड्रॉप करता है, तो आपकी ओवरीज काम करना बंद करती है। ओके। उसके बाद कुछ देर तक हमारा जो स्किन है उसमें जो फैट सेल्स हैं वो भी माइल्ड क्वांटिटीज में एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं। इसीलिए मेनोपॉज के एकदम बाद ऐसा नहीं होता कि आपको झुर्रियां आ गई, वो कुछ हम्म देर के बाद होता है। तो वो आपका मेनोपॉज के बाद धीरे धीरे आपके हार्मोन्स में शिफ्ट आता है, तो ठीक इसलिए है। कई बार आप में वो चिड़चिड़ापन आता है, बिकॉज यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड योर बॉडी, यू आर अनएबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट यू नीड नाउ मेंटली इमोशनली। बट इसमें हम्म एक फैमिली का सपोर्ट चाहिए, बिकॉज मेनोपॉज इट ये आपके स्लीप, आपका मूड स्विंग्स, आपका हार्मोन्स, आपका खाना पीना, हम्म हर चीज पे असर डालता है। तो व्हाट यू नीड एज अ वुमन इज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम फ्रॉम द किड्स, फ्रॉम द हस्बैंड, so that you know every man should take care, every kid they should know that the female is going through a menopause, they need more ये of a अवेयरनेस होनी चाहिए फैमिली emotional में। support system। ठीक है। like normally जैसे हम इट्स सेम एज द पोस्टपार्टम डिप्रेशन। जब हम्म बच्चा होता है तो हर कोई इसको लगता है अरे बच्चा हुआ तो यू शुड बी वेरी हैप्पी अबाउट इट, हम्म लेकिन द फीमेल गोज इनटू अ डिप्रेशन। आज से कुछ साल पहले हाँ, हम ये भी इसको हमारे पास एक क्वेश्चन आया हम था किसी का। बहुत साल पहले हम बोलते थे डिप्रेशन कैसे हो सकता है, हाउ कुड यू गो इनटू डिप्रेशन व्हेन हाँ, यू हैव बच्चा अ होने किड। के बाद बिल्कुल बच्चा होने के बाद तो तुम्हें खुश होना चाहिए, खुश होना बिकॉज चाहिए। माँ बनना तो एक ब्लेसिंग औरत है। का ब्लेसिंग है। हम्म लेकिन माँ को डिप्रेशन इसलिए जाता है कि वो सारा दिन उसी चक्कर में घूमती रहती है, वो हाँ, कमरे से उसको लगता है कि मैं यही लिमिटेड होके रह गई हूँ। अभी लिमिट। बच्चे ने फुफ्फू कर दिया, पॉटी कर दिया, हाँ, वो बच्चे को सारा दिन भूख वही लगा, काम है, बिल्कुल। वो सारा दिन उसी में लगी रहती है। और हम्म जो भी कमरे में आता है, जो भी घर पे आता है, वो बच्चे के लिए पूछता है, हाँ ये मेरा चोरना, मेरा लाल। माँ को तो कोई पूछता ही नहीं। और माँ खाना खा रही है, बच्चा रो पड़ा तो चलो फुफ्फू आ गया, माना चाहे खाना खा रही है उसको जो पकड़ा मर्जी दिया। कर रही हो, तो सही माँ को बात है। लगता है मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है। वैल्यू नहीं है। ठीक है, हाँ। वी नीड टू हैव मोर मेंटली स्ट्रॉन्गर वुमेन, वी नीड टू हम्म हैव मोर ऑफ अ सिग्मा वुमेन। हम्म ठीक है, वुमेन नीड टू बी सिग्मा। जैसे एक अल्फा मेल्स होते हैं, वी नीड मोर ऑफ सिग्मा वुमेन हु आर मेंटली स्ट्रॉन्गर। और ये हमें बचपन से औरतों में डालना होगा बचपन से। हाँ, कि ये हाँ, बात। यू नीड टू हैव स्ट्रॉन्गर daughters so that their husband need to make his wife stronger, mentally stronger, हम्म give her freedom, support her, so that जब वो मेनोपॉज में जाती है तो वो इतनी स्ट्रांग है कि उसको मेनोपॉज की छोटी मोटी चीजों से दिक्कत नहीं आती, हम्म वो उसमें ब्लेंड इन करेगी। ठीक है। तो ये जो मेनोपॉज वाली स्टेज है वो एकदम से आ जाती है कि या फिर इसको टाइम लगता नहीं, है, इसमें ओवर द टाइम पीरियड लगता है, होता है? बिकॉज जैसे हम फॉलिकल्स की बात करें कि हम्म एट द टाइम ऑफ बर्थ वो 1 से 2 मिलियन है, 37-35 पे जाके वो 25,000 है। तो वो धीरे हम्म धीरे एस्ट्रोजन जितना काम करना कम करेगा उतना वो फॉलिकल्स कम होंगे। ओके। तो धीरे धीरे, लेकिन हमारा जो स्किन है, जब मैंने एस्ट्रोजन ओवरी से कम हो रहा है तो स्किन उसको सपोर्ट कर रहा है, ओके। स्किन के जो फैट सेल्स है अच्छा। उसको। इसीलिए मैं केवल बोलती हूँ कि फीमेल्स में थोड़ा सा फैट होना चाहिए, बिकॉज दे ओके। गिव इट एस्ट्रोजन। सो वो हम्म धीरे धीरे, लेकिन जब अगर आप साथ साथ जब आपका मेनोपॉज स्टार्ट, जिसको हम प्री मेनोपॉज या पेरी मेनोपॉज कहते हैं, हम्म मेनोपॉज आपका 2 साल भी चल सकता है, आपका 5 years भी चल ओह, सकता है। अच्छा। इट डिपेंड्स ऑन अ पर्सनल लाइफस्टाइल। ठीक है। इवन रेयर चांसेस में हमने ये भी देखा है कि आज किसी का हमें लगता है कि पीरियड्स बंद हो गए। यूजुअली हम ये बोलते हैं कि पीरियड्स, जब आपका लास्ट पीरियड्स खत्म हुए, अगर 2 साल हो गए उसके बाद हम उसको मेनोपॉज का स्टेज बोलते हैं, अच्छा। बिकॉज तब तक आपकी ओवरीज धीरे 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 काम करती रहती है। एंड ठीक विद है। सम पीपल, इवन पीपल समटाइम्स दे डू गेट प्रेग्नेंट इवन जब आपका पीरियड्स खत्म हो गया, बिकॉज हम्म ओवरीज ऑफ एंड ऑन थोड़ा थोड़ा कभी कभी काम करती है, काम वो करते हैं, धीरे ठीक धीरे है। धीरे धीरे डिक्लाइन करता है। तो ठीक दैट्स है। द टाइम व्हेन यू शुड स्टार्ट वेट ट्रेनिंग, व्हेन यू स्टार्ट वर्किंग आउट, व्हेन यू स्टार्ट अ मेडिटेशन और अ हॉबी क्लास। इट मे बी अ पेंटिंग, जो आपको शायद 20s में लगता था कि आई हैव अ लव फॉर पेंटिंग, आई हैव अ लव फॉर हाँ, जो भी कुकिंग, अपने शौक जो जो भी आपका अधूरे रह गए शौक थे है, वो हाँ, पूरे कर लेने तो दिस चाहिए। इज अ ठीक टाइम है। फॉर योरसेल्फ। तो वो हम्म धीरे धीरे आता है एंड इट्स नथिंग टू बी स्केयर्ड ऑफ। सिर्फ ठीक। इसमें हमारे पास शायद अवेयरनेस की कमी है।
हाँ, अवेयरनेस ही है हमें मेन शायद जो। कॉलेजेस में ये नहीं सिखाया जाता, हमें कॉलेजेस में मेडिकली पढ़ाया जाता है, डाइट नहीं सिखाया जाता, एक्सरसाइज नहीं सिखाया जाता. दिस इज समथिंग यू लर्न थ्रू आउट द ईयर्स. लर्निंग इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस. हाँ, वही जो आपके लाइफ में एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं उस वो धीरे उसी धीरे के। आप सीखते हो. तो अभी हमारे पास ना कुछ लोगों के, जैसे हम और भी ऐसे हेल्थ के पॉडकास्ट करते रहते हैं, तो हमारे पास कुछ लोगों के क्वेश्चन आए हुए हैं। अच्छा, इसमें से सबसे जो मेन क्वेश्चन है कि थायराइड और पीरियड्स का कोई कनेक्शन है? अगर इरेगुलर हैं तो क्या वो थायराइड हाँ, को इफेक्ट कर सकते थायराइड हैं? और पीसीओडी, इट्स ऑल. थायराइड इज अ हार्मोन. ओके। ऐसे ही वो इंसुलिन अगर ज्यादा बनेगा, जो हम्म। हमारा इंसुलिन रेजिस्टेंस है, जब वो ठीक है। ब्लड स्ट्रीम में, तो वो या तो थायराइड पे जाके चिपकेगा. बिकॉज ओके। इट्स अ लाइक, यहाँ पैनक्रियास है, यहाँ थायराइड है, यहाँ ओवरी है. अब ठीक वो है। जब यहाँ घूम रहा है, तो वो या तो यहाँ जाके चिपका, वो थायराइड पे गया, या वो नीचे जाके ओवरी पे चिपका. ओके। एंड समटाइम्स दोनों तरफ जा रहा है. तो हम्म। इरेगुलर पीरियड्स का डेफिनेटली थायराइड से कनेक्शन है. ओके। थायराइड जो एक थायरॉक्सिन हार्मोन बनाता है, जो हमारा इमोशनल वेलबींग, हमारा पूरी सिस्टम को, हमारा स्लीप को, हमारे डाइजेशन को कंट्रोल करता है. कंट्रोल करता है। तो थायराइड बहुत सारे फैक्टर्स आ जाते हैं. तो हम्म। डेफिनेटली उसका एक लिंक है. ठीक है। बट और इट्स अ वास्ट टॉपिक. हाँ, तो मैं वही, अभी हमारी बात यही हो रही थी कि ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो इतने बड़े बड़े हैं कि इनमें यस, सिर्फ इंडिविजुअली एक एक टॉपिक के ऊपर हम पूरा पॉडकास्ट कर सकते हैं। तो इन फ्यूचर देखेंगे हम इस तरह का भी कुछ करने डेफिनेटली का। और हैप्पी टू जैसे कि शेयर. हाँ, तो एक ये है कि आईवीएफ कंसीडर करना कितना सेफ है? कुछ लोग जो हैं, मैंने ऐसा सुना है कि डरते हैं कि आईवीएफ कराना चाहिए या नहीं कराना चाहिए, और कब ये हो जाता है कि आपको यही सोल्यूशन है सिर्फ? देखो, आईवीएफ से लोग इसलिए डरते हैं बिकॉज अवेयरनेस नहीं है. हम्म। एक तो उसका कॉस्ट 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 ज्यादा काफ़ी है, है. बिल्कुल बिल्कुल है। आईवीएफ का एक नॉर्मल, अगर हम बात करते हैं, आईवीएफ इज एनीथिंग बिटवीन 1.5 to 2 लाख. बिल्कुल, ये तो मिनिमम है ऐसा नहीं बिल्कुल। है कि हर कोई अफोर्ड कर पाता है. हुँ, इनफर्टिलिटी तो सब में है, प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम तो गरीब में भी है, अमीर में भी है, बिल्कुल इट्स है। एवरीवेयर. हुँ, हर कोई आईवीएफ अफोर्ड नहीं कर नहीं पाता. कर पाते। दूसरा, कॉस्ट फैक्टर होने की वजह से अवेयरनेस कम है. हुँ, तो आईवीएफ पे आज की डेट में, आईवीएफ इज नॉट पेनफुल. ओके। आईवीएफ का जो हम एग रिट्रीवल करते हैं, हुँ, दैट अंडर एनेस्थीसिया. ओके। तो ऐसा नहीं है कि आपको अंडर एनेस्थीसिया दिया जाता हाँ, है, एंड जब ठीक है, एनेस्थीसिया वेयर आउट होता है, प्रॉपर एंटीबायोटिक्स, पेन किलर्स दिए जाते हैं. ठीक है। और जो उससे पहले एग्स के लिए जो हम इंजेक्शन देते हैं, हुँ, दे आर मिनिमली डिस्कम्फर्ट तो है, मैं ये नहीं ओके, कहूंगी, बट दे आर नॉट पेनफुल. ओके। पेन इज अ सब्जेक्टिव वर्ड. अब किसी के खरोंच भी लगता है तो हाँ, वो वो हाय भी। तौबा मचा हाँ, देता है, और किसी बिल्कुल। के कट भी लगा है तो इससे इसकी ओके, दैट्स फाइन. तो हुँ। पेन इज अ वो सब्जेक्टिव वर्ड. रिएक्शन के हाँ, ऊपर बात वो है, कैसे आपके करते हैं। अपनी उस पर डिपेंड करता है. हुँ, लेकिन आईवीएफ इंजेक्शन ऑन अ in a broader sense, they are not painful. ठीक they है। You may have a little discomfort because you are having an injection. और इंजेक्शन के नाम पे हम वैसे ही मोस्ट ऑफ द पीपल सुई के नाम से डर जाते हैं. बच्चों को भी डराते हैं ना, हाँ, डॉक्टर सुई लगा देगा. सुई लगा तो वो देगा। बचपन का जो डर है, वो कहीं हाँ, ना कहीं वो हो जाता है. अदरवाइज आईवीएफ इज सेफ. आईवीएफ हम कहते हैं, अवेन जब किसी का शादी होता है, तो हम ये पहले टाइम पे हम ये बोलते थे, यू शुड, अगर आप प्रॉपरली प्लान कर रहे हो, यू आर सेक्सुअली एक्टिव ऑन अ हुँ, रेगुलर बेसिस, तो आप 1 साल 1.5 साल तक ट्राई करो नेचुरल. ठीक ठीक है. है। एक बेसिक, अगर आपकी शादी को 1 साल हो गया, गो फॉर अ बेसिक वर्कआउट, कि आपका एएमएच लेवल्स क्या है, आपका हार्मोनल इम्बैलेंस तो नहीं है, हुँ, आपका कोई थायराइड का इश्यू तो नहीं है, कोई प्रोलेक्टिन का इश्यू तो नहीं है, और हुँ, हस्बैंड का सीमेन एनालिसिस ठीक है. ठीक अगर है। आपका 1 साल के बाद ये बेसिक वर्कआउट ठीक है, तो हुँ, यू कैन प्लान फॉर अनदर 1 year. And if you don't get pregnant within a year, that means ओके, 2 years of marriage, then you should step up and consider advanced things. ठीक है, आज की बिल्कुल ठीक। डेट में हम ये कहते हैं, बिकॉज आज की डेट में शादियां लेट हैं, हुँ, तो हम ये कहते हैं, आपने 6 महीने ट्राई किया, गो फॉर अ बेसिक वर्कअप. आफ्टर 6 months हैव अ ओके। फॉलिकुलर मॉनिटरिंग, कि आपका एग कब मेच्योर हो रहा है, कब वो रिलीज हुँ, हो रहा है, कौन से दिन आपके प्रेगनेंसी के हैं. ओके। जिसे हम ओवल्यूशन ट्रैकिंग कहते हैं. हाँ, वो भी एक एक अलग सवाल टॉपिक है. है, वही तो बिल्कुल सवाल है। हाँ। एवोल्यूशन ट्रैकिंग हम अल्ट्रासाउंड के थ्रू करते हैं, कि हम अच्छा, आपका डे 2 पे हमने एक स्कैन किया, जिसमें हमने आपका एंट्रल फॉलिकल्स देखा, ठीक या है, आपके एएमएच लेवल को गेस किया. ठीक है, उसके बाद हम डे 10 पे देखते हैं कि आपके फॉलिकल का साइज क्या हुआ. ठीक है। वो जो भी आपका साइज हुआ, साथ में आपका एंडोमेट्रियल थिकनिंग, ईटी हम उसको बोलते हैं, कि ईटी का मतलब है कि
जब प्रेगनेंसी होनी है तो हम्म आपका यूट्रस का लाइनिंग एक गद्दा बनाता है जिसमें बच्चा अपने आप को गाड़ लेगा। लाइक वो ओके गद्दा कितना कुशन्ड है, जितना हम्म नरम एंड गद्देदार होगा, बच्चे के चिपकने का प्रोबेबिलिटी उतना ज्यादा होगा। ओके जैसे हम भी कहते हैं ना, अच्छा सुंदर मोटा गद्दा होगा तो हमें अच्छा नींद आएगा ना, क्वालिटी ऑफ गद्दा, अच्छा वो मैटर दैट इज करता है इम्पोर्टेंट। तो फॉलिकुलर मॉनिटरिंग में हमारे लिए एंडोमेट्रियल थिकनेस और फॉलिकल का ग्रोथ मैटर करता है। तो आपका उसमें हमें ये पता लगता है कि आपका फॉलिकल कब रप्चर होने वाला है, तो हम वो एडवाइस करते हैं, ये आपका 3 से 4 दिन है। ठीक है। जो फीमेल एग है वो 2 दिन तक अलाइव रहता है, स्पर्म्स जो है 3 दिन तक। तो वो आपके 2 से 3 दिन होते हैं व्हेन यू शुड ट्राई बीइंग सेक्सुअली एक्टिव एंड यू शुड गेट प्रेग्नेंट, अगर आप में ठीक है। कोई और दिक्कत नहीं है। सपोज आपका ये बेसिक वर्कआउट हुआ, यू प्लान फॉर अनदर 6 months एंड इफ यू डोंट गेट प्रेग्नेंट देन वी गो फॉर अ ट्यूबल टेस्ट कि आपका ओके ट्यूब तो नहीं ब्लॉक है, कि किस वजह से आपका प्रेगनेंसी नहीं हो रहा। सपोज आपका ट्यूबल ब्लॉक आता है, ठीक अब है। वो ट्यूबल ब्लॉक के भी अलग अलग है। अगर आपका फिम्ब्रियल ब्लॉक है या आपका टोटल ट्यूबल ब्लॉक है या आपका बायलेटरल ट्यूबल ब्लॉक है, तो यू शुड गो फॉर उसमें भी आईवीएफ। आगे मतलब और हाँ, अगर कैटेगरीज। आपकी दोनों ट्यूब ब्लॉक है, फिम्ब्रियल ब्लॉक है, तो यू शुड गो फॉर आईवीएफ। यू शुड नॉट ओके वेस्ट टाइम, चाहे आपकी उम्र 25 साल है, चाहे आपकी उम्र 30 साल है, चाहे आपकी उम्र 35 साल है। ओके तो उसमें एज आपको मैटर नहीं करेगा। उसमें एज मैटर नहीं करेगा ओके अगर आपका ट्यूबल ब्लॉक है। तो ये बेसिक वर्कअप में हम करते हैं कि आपका अगर 6 महीने की शादी होगी, आपका प्रेगनेंसी नहीं हुआ, बेसिक वर्कअप करो, आपका ट्यूबल ब्लॉक है, गो फॉर आईवीएफ इररिस्पेक्टिव ऑफ योर एज। और आईवीएफ में भी बिकॉज आपका एंट्रल, आपका फॉलिकल जैसे 35 साल पे आके वो 25,000 रह जाता है। तो आईवीएफ भी आप जितना अर्ली एज पे कंसिडर करते हो, आपको उसका रिजल्ट उतना अच्छा मिलता है, बिकॉज यू हैव मोर हेल्दी नंबर ऑफ एग्स इनसाइड योर बॉडी। तो अगर हम फॉलिकुलर मॉनिटरिंग अगर ये सब करते हैं, तो आईवीएफ का अगर सपोज आपका ट्यूबल टेस्ट ठीक आता है, आपका नेचुरल प्रेगनेंसी नहीं हुआ विद इन अ ईयर, आपका ट्यूबल टेस्ट ठीक आता है, हमने आपका एंडोमेट्रियल बायोप्सी किया कि आपका कोई पेल्विक टीबी तो नहीं है। पेल्विक टीबी आज भी हमारे देश में प्रिवेलेंट है। एंड यू डोंट जस्ट हैव पल्मोनरी टीबी, you can have a breast TB, you can have a skin TB, you can have a bone ka TB, you can have a pelvic TB. Pelvic TB is also one of the major causes of infertility which goes undiagnosed. तो अगर हम एंडोमेट्रियल बायोप्सी, एंडोमेट्रियल जो यूट्रस का लाइनिंग है उसका एक छोटा सा पीस लेते हैं, उसको टेस्ट करते हैं कि क्या आपको टीबी है। अगर आपका टीबी है तो यू ट्रीट फॉर टीबी एंड यू नेचुरली गेट प्रेग्नेंट। ठीक है। अब अगर आपका टीबी निकलता है, आपने उसको ट्रीट कर लिया एंड यू डोंट गेट नेचुरली प्रेग्नेंट, देन यू शुड स्टेप अप। स्टेप अप फिर हम आईयूआई में जाते हैं। अगर आपका सारे फैक्टर्स ठीक है तो यू गो फॉर आईयूआई। आईयूआई कि जब आप हस्बैंड का सीमन सैंपल लेके उसको प्रोसेस करके, लाइक वी चूज द बेस्ट स्पर्म्स एंड देन उसको अंदर रखते हैं एंड यू शुड गेट नेचुरली प्रेग्नेंट। ठीक है। तो नेचुरल प्रेगनेंसी और आईयूआई में इतना ही फर्क है कि नेचुरली आप खुद से सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहे हो, इसमें हम सैंपल लेके उसको बेस्ट सैंपल उसको प्रोसेस करके उसको अंदर रख रहे हैं। ठीक है। अगर आपका आईयूआई से भी नहीं हो रहा, दैट मींस देयर इज समथिंग लाइक अनएक्सप्लेन्ड, देन यू शुड कंसीडर आईवीएफ। तो आईवीएफ में भी जैसे हम ये देख रहे थे, बहुत सिंपल सा रूल है। व्हाट आई थिंक इज कि देयर आर टू थिंग्स, आइदर आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रहा है, आइदर यू शुड बी ओके अबाउट इट। ओके ठीक है, आई डोंट नीड टू बी अ बायोलॉजिकल मदर। अगर मैं बायोलॉजिकल मदर नहीं हूँ तो दैट्स फाइन, क्योंकि आइदर यू शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट कि ठीक है बच्चा नहीं है दैट्स ओके, और आई वांट टू गो फॉर एन ऑप्शन और आई वांट टू लिव विदाउट अ किड। ओके। बट अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए बच्चा बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, तो गो फॉर एवरी ट्रीटमेंट दैट्स अवेलेबल एंड दैट यू कैन अफोर्ड, सो दैट व्हेन यू आर 50 यू डोंट रिग्रेट कि अरे ये मैं करा लेती तो शायद मैं बच्चा होता। बिल्कुल बाद में रिग्रेट करने से बाद में 50s पे जाके रिग्रेट मत करो। समटाइम्स वी डू गेट पेशेंट्स जो कहते हैं कि हमें डॉक्टर ने 35 पे बोला आईवीएफ करा लो, तब हमें लगा कि अभी तो हम बहुत यंग हैं, हमें अभी आईवीएफ नहीं कराना चाहिए। नाउ वी आर 45 अब आईवीएफ का सक्सेस नहीं होगा। तो यू शुड नॉट रिग्रेट व्हेन यू आर 50 जरूर। और अगर आपको लगता है कि बजट नहीं है और यू डोंट बिलीव इन आईवीएफ, बजट का एक और इशू है आईवीएफ में। जैसे मेरे एक फ्रेंड के साथ एक केस हुआ था कि फर्स्ट टाइम जब उन्होंने आईवीएफ किया था तो वो सक्सेसफुल नहीं रहा, तो उन्हें फिर से वही खर्चा, और ये भी कहीं रहता है। फिर से नहीं वो खर्चा होता,
जब हम पहली बार आपका एग रिट्रीवल करते हैं, सपोज वी हैड 10 गुड एग्स, ठीक है, तो उसमें से एट ए टाइम 2 रखे जाते हैं, जो 8 है वो फ्रीज कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम इफ दैट फेल्स, तो नेक्स्ट टाइम यू डोंट गो फॉर होल ऑफ द प्रोसीजर, यू डोंट गेट द इंजेक्शंस, जो वो फ्रोजन एग्स एम्ब्रियोज है उनको ट्रांसफर किया जाता है, यू डोंट गो थ्रू ऑल द पूरा प्रोसेस दोबारा नहीं होगा। ओके ओके ओके, पूरा प्रोसेस दोबारा नहीं होगा। ठीक है, तो इसी तरह के हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन यही है कि हम कोशिश करेंगे कि आने वाले और जो पॉडकास्ट हैं उनमें उनको शामिल करेंगे। और हैप्पी टू शेयर एंड प्ले योर रोल माइंड। थैंक यू सो मच, आपने इतनी सारी जानकारी दी। थैंक्स पूरी टीम को और देखने वालों को, सबको हमारा यही सजेशन है और हम यही कहना चाहेंगे कि किसी के भी कोई भी अगर सवाल होते हैं तो कमेंट में ज़रूर लिख के भेजिए, क्योंकि सवाल छुपाने से कोई आपको हल नहीं मिलने वाला, सवाल आपको पूछने पड़ेंगे, आप अपने डॉक्टर से पूछिए। जितना हम बात करेंगे उतना हम बेहतर समझेंगे। बिल्कुल, और हम चाहेंगे कि डॉक्टर साहब फिर से हमारे पॉडकास्ट में आते रहें और जितना हो सके आप लोगों की हेल्प हो सके, किसी की हेल्प हो जाए तो उससे बेटर क्या ही हो सकता है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू डॉक्टर, थैंक्स फॉर सो मच। ओके।